नमस्कार साथियों, रण क्षेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बालचंद और आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम कंटिन्यू निरंतर एकदम बनाए हुए हैं और आपको लगे रहना है। हमारी जो वार्ता हो रही थी, हमारी वार्ता संधि के ऊपर हो रही थी। हमारी वार्ता किसके ऊपर हो रही थी? हमारी वार्ता संधि के ऊपर हो रही थी, जिसमें अपन ने स्वर संधि को पढ़ लिया था। स्वर संधि को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारी जो वार्ता स्वर संधि का दूसरा प्रकार, जिसका नाम था व्यंजन संधि, जिसका नाम था व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बारे में अपन बातचीत कर रहे थे और इसमें अपन इसमें हम नियमों के बारे में बात कर रहे थे। इसमें अपन किसके बारे में बात कर रहे थे? नियमों के बारे में। और कल जो लास्ट नियम पढ़ा था, नियम नंबर 6 जो पढ़ा था, वो मैंने आपको बताया था हलंत में का नियम। किसका नियम बताया था? हलंत में का नियम। हलंत में का नियम जब मैंने आपको बताया तो मैंने आपको बताया था कि इस नियम के बारे में अपन ने पहले भी बात की थी, जब अपन ने संधि शब्द के बारे में जाना था। हलंत में का नियम क्या था कि यदि हलंत में के बाद में कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण हो, कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण हो, तो इस मैं को हम दो तरीकों से बदल सकते हैं। इस मैं को हम कितने तरीकों से? इस मैं को हम दो तरीकों से बदल सकते हैं। क्या? एक तो इस मैं के स्थान पे अनुस्वार कर सकते हैं और दूसरा इस पीछे वाले वर्ग के जो यहाँ पे जो वर्ण रहेगा उसके वर्ग का 5वां कर देंगे। ये अपन ने बात की थी, यहाँ तक कि और इसके अपन ने उदाहरण भी अपन ने देख लिए थे। अब देखिए, अब अगला नियम इससे ही जुड़ता हुआ है। अगला नियम जो है इससे ही जुड़ता हुआ है। इसमें अपन ने स्पर्शी जो वर्ण थे, स्पर्शी वर्णों को, या मैंने कहा वर्गीय वर्णों को अपन ने जोड़ा था हलंत में के साथ। अब जो हमारे पास इनके अलावा व्यंजनों में दो और बसते हैं, अंतस्थ और ऊष्म। क्या बसते हैं? अंतस्थ, ये लवय और ऊष्म, श, श और ह। इनको भी अपन जोड़े कि मान लो सर आपने बताया कि हलंत में के बाद कैसे मैं तक कोई भी वर्ण हो, तो क्या करेंगे? हम अनुस्वार बना सकते हैं और पीछे वाले वर्ण के वर्ग का 5वां बना सकते हैं। लेकिन आप हमें ये बताओ कि इस हलंत में के बाद में देखिए, अब नियम नंबर किसकी बात कर रहे हैं? नियम नंबर 7 की बात कर रहे हैं। नियम नंबर कौन सा? 7। नियम नंबर 7 क्या है कि यदि इस हलंत में के बाद में अपने जो स्पर्शी नहीं हो, इसके अलावा कौन से हो सकते हैं कि यदि अंतस्थ हो, इसके बाद में कौन हो सकते हैं? अगर अंतस्थ आ जाए, क्या आ जाए? अंतस्थ आ जाए, या इसके अलावा ऊष्म अगर आ जाए, या इसके अलावा ऊष्म वर्ण आ जाए, तो सर फिर हम क्या करेंगे? तो ध्यान रखना कि अंतस्थ कौन से? तो अंतस्थ में लिख देता हूं यहाँ पे य, र, ल और व। ये तो हमारे क्या हो गए? ये तो हमारे अंतस्थ हो गए। ऊष्म कौन से? तो ऊष्म भी मैं लिख देता हूँ। ऊष्म अपने श, स और है। अगर इनमें से कोई आ जाता है तो फिर हमें क्या करना है? इनमें से अगर आ जाता है, और इन दोनों को, अंतस्थ और ऊष्म को अपन ने एक नाम दिया था। मैंने आपको बताया था इनका कोई वर्ग नहीं है, तो अपन ने इनको अवर्गीय नाम दिया था। क्या नाम दिया था? अवर्गीय नाम दिया था। क्या नाम दिया था? अवर्गीय। मतलब मैं कह सकता हूँ यदि हलंत में के बाद में अवर्गीय वर्ण, कौन से वर्ण? अवर्गीय वर्ण। कौन से वर्ण? अवर्गीय वर्ण। और अवर्गीय कौन से? अवर्गीय में दोनों आते हैं, अंतस्थ भी आते हैं और ऊष्म भी आते हैं। यदि अवर्गीय वर्ण हो तो फिर क्या होगा? तो अपने को सीधा याद रखना है कि यदि हलंत में के बाद में अवर्गीय वर्ण हो तो हम इस मैं को सीधा क्या करेंगे? इस मैं को सीधा किसमें बदलेंगे? इस मैं को सीधा अपन अनुस्वार में बदलेंगे। इस मैं को सीधा किसमें बदलेंगे? इस मैं को हम सीधा अनुस्वार में बदलेंगे। ये हमारा नियम नंबर कौन सा है? नियम नंबर 7 कि यदि हलंत में के बाद में अवर्गीय वर्ण हो तो इस मैं को हम सीधा किसमें बदलेंगे? अनुस्वार में बदलेंगे। देखिए कैसे, अपने सामने एक उदाहरण आता है, जैसे उदाहरण देखिए। चलो, उदाहरण है संयोग। क्या है उदाहरण? संयोग।
ये अपने पास शब्द है, संयोग एक शब्द है। और इस संयोग का अगर अपन से पूछे कि संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम बताएंगे संयोग का संधि विच्छेद होगा सम धन योग। क्या होगा? समधन योग। संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? संयोग का संधि विच्छेद होगा समधन योग। हमारा नियम क्या है कि यदि हलंत में के बाद में, तो अपने को क्या चाहिए? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। तो हम इसको और इसका वर्णिक विच्छेद अगर करते हैं तो से को इसमें से क्या मैं को अलग कर दिया, उसके बाद ये को जैसे अलग किया तो ओग हमारे पास शब्द आ गया। आगे बात समझ में। अब देखो हलंत मैं के बाद में ये किस में आता है? ये अंतस्थ में आता है, मतलब अवर्गीय में, मतलब अवर्गीय में, यही बात है ना। तो ये इसमें आता है, तो फिर हमने क्या किया कि इसकी जगह क्या आदेश करेंगे? तो इस हलंत में की जगह अनुस्वार क्या करेंगे? अनुस्वार को आदेश करेंगे। अनुस्वार को क्या करेंगे? अनुस्वार को आदेश करेंगे। अनुस्वार को आदेश करेंगे। देखो कैसे कि मैं की जगह क्या बनाना है? मैं की जगह आप सीधा क्या बना दो? अनुस्वार। क्यों? देखो इसमें अपन ने पांचवा क्यों नहीं बनाया? अपन ने इसमें पांचवा क्यों नहीं बनाया? अपन ने पांचवा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो अवर्गीय है इनमें पांचवा होता ही नहीं है, इनमें पांचवा होता ही नहीं है, इसलिए तो इसके अनुस्वार को अपन ने आदेश कर दिया। अब अपन इसको जोड़ देंगे, पीछे वाले ये इसमें मिलेगा तो क्या बन गया? योग। आगे क्या है? से। अनुस्वार इसके ऊपर आ जाएगा और हमारे पास शब्द बन के क्या आ जाएगा? हमारे पास शब्द बन के आ जाएगा संयोग। कौन सा शब्द बन के आ गया? हमारे पास संयोग शब्द वापस बनकर आ गया। हमारे पास संयोग शब्द वापस बनकर आ गया। ये हमारा नियम नंबर 7 है। ये हमारा नियम नंबर कौन सा है? ये हमारा नियम नंबर 7 है। इस नियम नंबर 7 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अब इसके कुछ उदाहरणों की अपन बात करते हैं। इसके कुछ उदाहरणों की अपन बात करते हैं ना। देखिए तो इसके उदाहरण की अपन बात करें तो संरचना क्या है? संरचना। और क्या है? संरक्षण। क्या है? संरक्षण। संयोग अपन ने देख लिया। संरक्षक, संरक्षक। और क्या होगा? और हो सकता है संलाप। संलाप। देखो संरचना, संरक्षण, संरक्षक और संलाप। संरक्षक और संलाप, इनको देखते हैं। देखिए संरचना का संधि देखो क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार के बाद क्या है? रे। रे क्या है? रे अंतस्थ है तो ये अवर्गीय है। तो देखो इसका क्या बनेगा? तो संरचना का संधि विच्छेद होता है सम धन रचना। संरचना का संधि विच्छेद क्या होता है? संरचना का संधि विच्छेद होता है सम धन रचना। संरक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? सम धन रक्षण। अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, संरक्षण शब्द का संधि विच्छेद आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये गौण संधि का उदाहरण भी है। कौन सी संधि का? गौण संधि का। क्यों? क्योंकि अभी अपन आगे जाके एक नियम पढ़ेंगे। यदि री, रे और शे के बाद में अगर न है किसी शब्द में तो ये न अपने स्थान पे किसमें बदलेगा? अणे में। देखो न है, शे भी और रे भी है, तो ये किस में बदला? अणे में बदला। किस में बदला? अणे में। तो संरक्षण शब्द का जो संधि विच्छेद है अपने को ध्यान रखना है। क्या होता है? समधन रक्षण। समधन रक्षण ये होता है। ये बात समझ गए? अब आगे और देखो संरक्षक का क्या होगा? तो संरक्षक का होगा सम धन रक्षक। समधन रक्षक। संलाप का क्या होगा? संलाप का होगा सम धन लाभ। संलाप का संधि विच्छेद क्या होगा? संलाप का संधि विच्छेद होगा समधन लाभ। संलाप का संधि विच्छेद क्या होगा? संलाप का संधि विच्छेद होगा समधन लाभ। आप इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो कुछ और उदाहरणों की अगर बात करें, कुछ और उदाहरणों की बात करें तो एक उदाहरण अपने पास आता है स्वयंवर। कौन सा? स्वयंवर।
स्वयंवर, और एक उदाहरण अपने पास आता है संशय। क्या? संशय। स्वयंवर, स्वयंवर और संशय, स्वयंवर और संशय, ये दो उदाहरण और अपने पास आते हैं। तो देखिए स्वयंवर का क्या होगा, तो स्वयंवर का होगा स्वयं धन वर, स्वयं धन वर। संशय का क्या होगा, सम धन शय। संशय का क्या होगा, समधन शय, संशय, समधन शय, संशय। ये हमारा जो है हमारे इसके नियम नंबर कौन से, नियम नंबर 7 के हमारे जो उदाहरण हैं ये, और इसके बाद इसके कुछ और उदाहरण ये हैं, इसके कुछ और उदाहरण ये हैं। एक और लिख सकते हैं अपन अगर लिखना चाहें तो, एक और लिख सकते हैं अगर अपन लिखना चाहें तो, चलो रहने दीजिए ना, वो इसका नहीं है ना, चलो। तो ये मैंने आपको बताया। अब देखो मैंने क्या कहा है कि केवल इतने उदाहरणों तक अपने को सीमित नहीं रहना है, अपने को नियम याद है। अब कोई सा भी उदाहरण अगर अपने हमारे सामने आएगा तो उसको अपन आसानी से कर देंगे, उसको अपन आसानी से कर देंगे। यहाँ तक की बात अपने को समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक की बात अपने को समझ में। अब नेक्स्ट नियम, नियम नंबर 8 की अगर अपन बात करें तो नियम नंबर 8। देखो मैं दो नियम आपको एक साथ बताने वाला हूँ। कितने नियम? 2 नियम मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 नियम नंबर 8 और नियम नंबर 9। नियम नंबर 8 और नियम नंबर 9 में आपके सामने दोनों को एक साथ बताना चाहता हूं, है ना। देखो क्यों एक साथ लेने का इनका भी एक ये है कि इनको अपन ने सर एक साथ क्यों लिया, तो अपन ने इनको एक साथ इसलिए लिया कि ये दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। ये लगभग कौन से है? मिलते जुलते हैं। कौन सा? नियम नंबर 8 है सम उपसर्ग के बाद यदि क्री, और नियम नंबर 9 है परि उपसर्ग के बाद क्री। मतलब क्या है कि यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु, कौन सी धातु? क्री धातु से बना शब्द क्या हो? यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना शब्द हो और परि उपसर्ग के बाद, परि उपसर्ग के बाद, परि उपसर्ग के बाद, परि उपसर्ग के बाद परि उपसर्ग के बाद भी, परि उपसर्ग के बाद भी क्री धातु से बना कोई भी शब्द हो तो फिर क्या होगा? क्योंकि सम उपसर्ग के बाद और क्री धातु से बनने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? देखो तो क्री धातु के शब्द अगर अपन बात करें, जैसे मान लो कर्ता हो गया, करण हो गया, करण हो गया, कर्म हो गया, कर्ता हो गया, करण हो गया, कर्ता करण कर्म, कर्ता करण कर्म। और की अगर अपन बात करें और क्या हो सकता है? और एक कार्य हो गया, कारक हो गया। ये लगभग मोटे मोटे कौन है? ये लगभग क्री धातु से बने वर्ण है। ये क्या है? ये क्री धातु से बने शब्द है, सॉरी, है ना। अब ध्यान रखना कि यदि क्या होगा सर, कि यदि क्री धातु के सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई वर्ण शब्द आ जाए और परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द आ जाए तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना। अब देखो के क्या है? मैंने आपको बताया के वर्गीय है। के क्या है? वर्गीय। तो पहला तो क्या करेंगे कि इस मैं की जगह तो क्या करेंगे? अनुस्वार आदेश। क्या करेंगे? मैं की जगह अनुस्वार आदेश। मैं की जगह तो क्या होगा? अनुस्वार आदेश। मैं की जगह तो क्या होगा? अनुस्वार आदेश। और ध्यान रखना इस इन दोनों के बीच में, किनके? क्री धातु से बने वर्ण शब्द, और इन दोनों के बीच में किसका? इन दोनों के बीच में देखो ये वाला जो श है ये दंत्य सकार है, तो यहाँ पे दंत्य सकार का क्या होगा? दंत्य सकार
का आगम होगा, दंत्य सकार का क्या होगा, आगम। और आपको अच्छे से पता है कि आगम का मतलब क्या होता है, कि आगम का मतलब होता है कोई नया वर्ण आएगा और वो कैसा कैसा बैठ जाएगा। मतलब सम उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु से बना वर्ण हो तो ये मैं तो क्या अनुस्वार में आदेश हो जाएगा, और उसके बाद ये जो इन दोनों के बीच में मैं और क्री धातु के बीच में किसका, दंत्य सकार का क्या हो जाएगा, दंत्य सकार का आगम हो जाएगा, दंत्य सकार का आगम हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द हो, तो क्री धातु से बना कोई भी शब्द हो तो इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में मूर्धन्य शकार, कौन सा, मूर्धन्य शकार का आगम हो जाएगा। किसका आगम हो जाएगा, मूर्धन्य शकार का आगम हो जाएगा। मतलब परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी वर्ण हो तो परि और क्री के बीच में मूर्धन्य शकार का आगम हो जाएगा, और सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बना कोई शब्द हो तो इन दोनों के बीच में क्या है, मैं को तो अनुस्वार में बदलेंगे पिछले नियम के हिसाब से, और उसके बाद क्या, इन दोनों के बीच में सम और क्री के बीच में दंत्य शकार का आगम हो जाएगा। ये नियम अपने को ध्यान रखने हैं। ये नियम नंबर 8 है, ये अपना नियम नंबर 9 है। ये नियम नंबर 8 है और ये नियम नंबर 9 है। अब अगर सर इनके उदाहरणों की बात करें कि उदाहरण से और अच्छा समझ में आ जाएगा, उदाहरण से और अच्छा समझ में आ जाएगा, बिल्कुल उदाहरण से और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो अब देखो उदाहरण से अच्छा समझ में आ जाएगा क्या, देखो अगर अपने पास एक शब्द आता है, आपने सुना होगा हमारी मातृभाषा, हमारी जो जगत जननी भाषा है जिसको अपन क्या कहते हैं, मूल भाषा, जिसको अपन ने कहा कौन सी, संस्कृत। ये जो संस्कृत शब्द है, इस संस्कृत शब्द का तो कृत भी हो सकता है इसका, है ना। संस्कृत शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होता है, वो होता है सम धन कृत। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होता है समधन कृत। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होता है समधन कृत। क्या होता है, समधन कृत। अब देखिए क्या है कि प्रथम पद का अंतिम, देखो सम उपसर्ग है, उसके बाद क्री धातु से बना वर्ण है, बिल्कुल है। तो क्या करेंगे सर कि इस मैं के अनुसार जगह तो क्या कर दो आप, अनुस्वार आदेश कर दो। तो इस मैं के स्थान पे तो अपन ने क्या बना दिया, अनुस्वार। मैं के स्थान पे क्या बना दिया, अनुस्वार। आगे क्या बचा, स, और पीछे क्या बचा, है ना, पीछे क्या बचा, कृत। और क्या कि सर हमारा नियम कहता है कि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी वर्ण हो तो इन दोनों के बीच में दंत्य शकार का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में किसका, दंत्य शकार का क्या हो गया, आगम हो गया। दंत्य शकार का क्या हो गया, आगम हो गया। अब अपन इसको अगर मिलाएंगे तो अनुस्वार ऊपर चला जाएगा, सम आधा से आधा है, उसके बाद क्री और तय, क्या बन गया, संस्कृत बन गया। क्या बन गया, संस्कृत बन गया। लेकिन सर आप कहोगे ये संस्कृत तो अपन ने बना दिया, लेकिन जब आपने इसका संधि विच्छेद किया, तो संधि विच्छेद में तो स है ही नहीं, संधि विच्छेद में तो ये वाला स है ही नहीं। तो फिर कैसे क्या हुआ सर, तो अपने को एक नोट याद रखना है। अपने को क्या याद रखना है, एक नोट में आपको लिखा देता हूं, चलिए यहाँ लिख लीजिए ना। और नोट क्या है, नोट ये है कि आगम वर्णों को, किसको, आगम वर्णों को संधि विच्छेद करते समय नहीं लिखा जाता है। क्या नोट है, नोट ये है कि जो आगम वर्ण होंगे, आगम वर्णों को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तब उनको नहीं लिखा जाएगा। तो हमने संस्कृत का संधि विच्छेद क्या किया, समधन कृत, और इन दोनों के बीच में आगम किसका हुआ, से का आगम हो रहा था, इसीलिए यहाँ तो से दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर जो जब अपने संधि विच्छेद किया तो कौन सा से, दंत्य शकार दिखाई नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया कि आगम वर्णों को हम संधि विच्छेद करते समय नहीं लिखते, आगम वर्णों को हम संधि विच्छेद करते समय नहीं लिखते। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। इसका उदाहरण हो गया। अगर बात करें इधर, तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है हमारे सामने। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, आपने सुना होगा
परिष्कार। क्या आता है? परिष्कार। क्या आता है? परिष्कार। देखिए परिष्कार शब्द का अपन से संधि विच्छेद पूछे तो आप आराम से बता दोगे कि सर आगम वर्णों को तो संधि विच्छेद करते समय नहीं लिखा जाता, तो आगम कौन हो रहा है? श होगा, तो क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परिधन कार। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परिधन कार। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परिधन कार। अब अपने को क्या है कि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना, देखो कार क्री धातु से बना है ना, कार किससे बना है? क्री धातु से बना है। कार किससे बना है? क्री धातु से। तो इन दोनों के बीच में किसका आगम होगा? तो इन दोनों के बीच में दंत्य शकार का आगम होगा। किसका होगा? सॉरी, मूर्धन्य शकार का आगम होगा। किसका? मूर्धन्य शकार का आगम होगा। और जैसे इसका आगम हुआ तो क्या बनेगा? आगे हमारे सामने परि और पीछे कार, और जैसे अपन ने इसको बनाया तो क्या बन गया? परिष्कार। क्या बन गया? परिष्कार। क्या बन गया? परिष्कार। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मेरे को लगता है कि ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। इसका आप ऐसा कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, अब अपन बात करेंगे नियम नंबर 8 के उदाहरणों के बारे में। इधर मैं लिख रहा हूं नियम नंबर 8 के उदाहरण। नियम नंबर 8 के उदाहरण, जैसे एक शब्द आता है अपने पास संस्कर्ता, एक आता है संस्करण, एक आता है संस्कार्य, एक आता है संस्कर्ता, एक आता है संस्कारक, और एक शब्द आता है संस्कृत तो अपन ने देख लिया, एक शब्द आता है संस्कृति। एक शब्द क्या आता है? एक शब्द आता है संस्कृति। ये अपने लगभग क्योंकि अपन ने जो देखे थे कौन कौन से बनते हैं? कर्ता बनता है, कर्ण बनता है, कर्म बनता है, कार्य बनता है, कारक बनता है, कृत बनता है और कृति बनता है और कार बनता है ना। तो वो लिख सकते हैं अपन संस्कार, और क्या लिख सकते हैं? संस्कार। ये अपने इसके नियम नंबर 8 के उदाहरण हैं। मोटे मोटे नियम नंबर 8 के जो उदाहरण है ये यही होंगे। देखो क्या कह रहा है, तो संस्कृता का क्या बनेगा? संस्कृता सीधा सा है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार को तो पूरा कर देंगे, मतलब आधा में बना देंगे, और जो आगम वर्ण उसको हटा देंगे। देखो सम धन कर्ता, समधन कर्ता। संस्करण क्या होगा? संस्करण का क्या होगा? सम धन कर्ण। संस्करण का क्या होगा? समधन कर्ण। संस्कार क्या होगा? सम धन कार्य। संस्कार्य का क्या होगा? समधन कार्य। संस्कृता का क्या होगा? सम धन कर्ता, है ना। संस्कारक का क्या होगा? सम धन कारक। और संस्कृति का क्या होगा? सम धन कृति। और संस्कार का क्या होगा? सम धन कार। संस्कार का क्या होगा? समधन कार्य। ये लगभग अपने जो सम उपसर्ग वाला है उसके उदाहरण है, ये लगभग उसके है ना। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, है ना। चलो मैं इसी पे नियम नंबर 9 के भी उदाहरण अपने को लिखने हैं। नियम नंबर 9 के भी उदाहरण अपने को लिखने हैं, तो नियम नंबर 9 के उदाहरण भी अपन इस पे ही लिख लेंगे। नियम नंबर 9 के उदाहरण भी अपन इस पे ही लिख लेंगे, ताकि आपको एक साथ में अच्छा याद हो जाएगा। देखो तो इसका क्या है, तो एक शब्द आता है परिष्कृता। क्या आता है? परिष्कृता। एक शब्द आता है परिष्करण, एक आता है परिष्कर्म, एक आता है परिष्कारक,
एक शब्द आता है परिष्कार, तो अपन ने देख लिया परिष्कृति, और एक शब्द आता है परिष्कार्य। क्या आता है? परिष्कार्य। ये लगभग परिउपसर्ग वाले हैं। और इनके अगर संधि विच्छेद की बात करें तो सिर्फ सीधा सा काम इतना करना है इसमें तो कि अपने को आगम वर्ण को हटाना है। अपने को क्या है? आगम वर्ण को हटाना है। देखो तो क्या हो जाएगा? परिष्कृत कर्ता का क्या बनेगा? परिधन कृता। परिष्करण का क्या बनेगा? परिधन करण। परिष्कर्म का क्या बनेगा? परिधन कर्म। और परिष्कारक का क्या बनेगा? परिधन कारक। परिधन कारक। और परिष्कृति का क्या बनेगा? परिधन कृति। परिधन कृति। और परिष्कार्य का क्या बनेगा? तो परिधन कार्य। ये इसके संधि विच्छेद है। ये नियम नंबर 9 के उदाहरण है, ये नियम नंबर 8 के उदाहरण है। अपने को इनको ध्यान रखना है, अपने को इनको ध्यान रखना है ना। केवल अपने को अगर नियम अच्छे से याद है, अगर अपने को नियम अच्छे से याद है तो इनको अपन आसानी से कर सकते हैं ना। तो आप इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब मैं आपको कल के लिए कुछ शब्द दूंगा, आपको उनके संधि विच्छेद मेरे को करके बताने हैं और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है कि सर इसका संधि विच्छेद ये होगा तो, और होगा कि नहीं होगा ये आपको सब बताना है ना। तो अगर 1 नंबर पे समाचार इस शब्द का करना है, दूसरा निरुत्तर, तीसरा निरूपाय। इन तीन शब्दों का संधि विच्छेद आपको मेरे को करके बताना है, इन 3 शब्दों का। और आप अपना जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में देंगे और इनका कल मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या है, क्यों मैंने आपके सामने इन तीनों को लिखा है ना। तो आपको इनका जवाब किस में देना है? कमेंट बॉक्स में अपना इसका जवाब देना है। इनका उत्तर अपने को काय में देना है? इनका उत्तर अपने को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज हमने जो 3 नियमों की बात की, आज अपन ने जो 3 नियमों की बात की, पहला तो कौन सा? पहला नियम तो ये कि सम उपसर्ग के बाद अवर्गीय वर्ण वाला नियम नंबर 7। और दूसरा क्या है? 7वां और 8वां और 9वां नियम कौन सा है? 8वां नियम है सम उपसर्ग के बाद में क्रिया धातु से बना कोई वर्ण हो, और 9वां नियम है परिउपसर्ग के बाद क्रिया धातु से बना कोई भी वर्ण हो। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और इसके उदाहरण भी अपन ने अच्छे से देख लिए। और ये तीनों मैंने आपके सामने रखे हैं कि कल आप मेरे को इनको बताओगे कि सर इनमें संधि कौन सी है, इनमें संधि कौन सी है। और दूसरा क्या? 2 प्रश्न है। एक तो क्या? पहला प्रश्न इनमें संधि कौन सी है, और दूसरा इसका संधि विच्छेद। अगर संधि है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? और कारण भी हमें पता होना चाहिए। ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको इनका जवाब देना है। इसी के साथ आज की हमारी जो क्लास है इसको हम यहीं विराम देंगे, है ना। और देखते रहिए, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए और अपने जो मित्रों को अधिक से अधिक अपने मित्रों को अपनी क्लास के बारे में बताइए कि अपनी जो हिंदी व्याकरण की क्लास है अपने आर्य रणक्षेत्र एजुकेशन अकेडमी पे चल रही है, अच्छी चल रही है। और आप अपना खुद का परीक्षण करो, जो आपने पढ़ा है उससे आप जो पुराने पेपर आए हैं उनको निकाल के आप देखिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ मैं ये कहता हूँ कि अपनी जो क्लास है इसमें से आपको लगभग प्रश्नों के उत्तर आपके मिल जाएंगे, लगभग आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें मान लो हो सकता है मेरे से छूट जाए तो आप उसको आराम से कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रखिए, कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको भी रखिए, मैं उसका निश्चित ही तौर पे आपका उत्तर दूंगा। इसी के साथ देखते रहिए और अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।